हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रीट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग क्रिप्टो अरिथमेटिक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। क्रिप्टो अरिथमेटिक जो है क्रिप्टो करेंसी नहीं है भैया, वैसा मत सोच लेना कि यार क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे इस तरह की बातें क्यों करने लग गए। क्रिप्टो अरिथमेटिक एक इस तरह का क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे आपको A B C D इस तरह के अल्फाबेट्स के फॉर्म में कुछ डेटा दिया होगा एंड ये जो वैल्यूज हैं, ये जो अल्फाबेट्स हैं वो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो A प्लस B प्लस C का वैल्यू मुझे निकालना है, A प्लस B प्लस C प्लस D इस तरह का कुछ कंडीशंस गिवन है। वो चलो क्वेश्चन आएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। वहां पे हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि यार कौन सा अल्फाबेट कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आज जो है वो 3 वेरिएंट्स कवर अप करेंगे। इसमें एक में एडिशन चलता है, एक में सब्ट्रैक्शन चलता है, एक में मल्टीप्लिकेशन चलता है एंड एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा तो आपको क्लैरिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑलरेडी कैट में आ चुका है, ये 2016 या 17 में आया था। ये मैं श्योर नहीं हूँ एग्जैक्टली कौन से ईयर में आया था, बट अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। माइंड थोड़ा सा खुलेगा, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार आपका क्लैरिटी आ गया तो आप आराम से एग्जाम कंडीशन में सॉल्व इसको कर पाओगे। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है मेक श्योर यू डू दैट। बार बार कहते रहते हैं, जरूर कर लो। लास्ट 2 to 3 डेज में वीडियोस नहीं अपडेट कर पाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, कमेंट्स करा स्टूडेंट्स ने कि यार अपडेट क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। यार शेड्यूल कई बार इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि चाहते हुए भी वीडियो नहीं बना पाते, क्योंकि बूस्टर भी चल रहा है साथ में और मॉक्स का भी डिस्कशन करना है। क्लासेस जो है वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से बात भी करना रहता है। यार शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है, नहीं अपडेट कर पाए। थोड़ा समझा करो, काफ़ी सारा कंटेंट हमने ऑलरेडी अपडेट करा हुआ है, तो पहले वो ज़रूर कंप्लीट कर लो। प्लेलिस्ट में जो मैंने रिसेंटली प्लेलिस्ट बनाया था उसमें भी रिसेंट के जो स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं वो सबने देखे होंगे, बट बाद वाले वीडियोस देखे नहीं हुए। भैया ऐसा नहीं है कि बाद वाले वीडियोस में मैंने अपना लेवल कम कर दिया था या क्वालिटी गिरा दिया था, वो जस्ट डेट की नंबरिंग मुझे डालना था तो वो वीडियोस बाद में आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, तो उसको ज़रूर कवर अप कर लो। किसी चीज़ का वेट मत करो कि यार कोई ऊपर से कोई चीज़ आएगी तब शायद आप कंप्लीट करने का सोचोगे। जो है अवेलेबल कंटेंट पहले वो कंप्लीट कर लो। बाकी मैं भी ट्राई करूंगा अपने एंड से कि यार मैक्सिमम रेगुलर वीडियोस बना पाऊं, बट बहुत ज़्यादा कई बार शेड्यूल बिजी होने की वजह से नहीं बना पाते। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझा करो इन चीज़ों को। आज जो है वो डिस्कस करेंगे क्रिप्टो अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन का स्टेटमेंट में गड़बड़ हो गया। ठीक है, मैं एडिट कर देता हूँ। हमारे पास एक्चुअल स्टेटमेंट था A प्लस B प्लस C विल बी इक्वल टू ABC। ये एक्चुअल स्टेटमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, प्लस C बीच में मैं खा गया। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब मैं जैसे स्टार्टिंग में आपको समझा रहा था कि यार A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू ABC में ABC है क्या? ABC न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक उनका कोई भी वैल्यू हो सकता है। एंड अगर A बिलोंग करता है 0 को, देन B विल नॉट बिलोंग टू 0। B कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 1 to 9, कोई भी हो सकता है। एंड लेट अस अज्यूम दैट इफ B इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1, then C will be having a value from 2 to 9। C के लिए 0 and 1 is not possible। सिंपल बात है। तो मतलब अगर A B C 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, 3 डिफरेंट जो है वो अल्फाबेट्स हैं, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि यार अगर 3 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं तो वो 3 डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड ये जो A B C की जो वैल्यूज रहेंगी ये 1 डिजिट नंबर ही रहेंगी, न्यूमेरिकल नंबर 1 डिजिट ही रहेंगे, 0 से 9 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि A का वैल्यू विल बी इक्वल टू 11 या 12, ऐसा नहीं हो सकता। इट कैन बी आइदर अमंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही पॉसिबल है, उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, पहला वेरिएंट है प्लस वाला। प्लस में कैसे फंक्शनिंग होता है वो समझेंगे। प्लस में फंक्शनिंग होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए काम आएगी चीजें। देखो समझ लो, मेरे पास 2 नंबर ऐड हो रहे हैं। लेट इट बी, एक नंबर है x, एक नंबर है x, बड़ा गंदा बनाया, माफी, x और एक y। मान लो मेरे पास 2 नंबर हैं x प्लस y। तो भाई अगर x एंड y 2 नंबर है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों की अलग अलग होंगी। दोनों का 1 1 या दोनों का 2 2 या दोनों का 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों की वैल्यूज अलग अलग रहेंगी। ठीक है ना, अगर x प्लस y को मैं ऐड कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यार क्या ये सिंगल डिजिट नंबर ही बनेगा ऐड होने के बाद में? x प्लस वाई क्या सिंगल डिजिट नंबर ही बनेगा? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। मतलब अगर मैंने x प्लस वाई को ऐड किया, लेट इट बी x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 2, देन इट द वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3 विच इज अ सिंगल डिजिट नंबर। समझ में आती है बात? कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इट कैन बी अ 1 डिजिट नंबर एज वेल। जो एडिशन करके वैल्यू आएगा दैट कैन बी अ 1 डिजिट नंबर। सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, इफ वी टेक द मैक्सिमम वैल्यू फॉर x, दैट कैन बी 9 ओनली, 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। And if we take the maximum value for x to be 9, then the maximum value for y will be 9 तो नहीं होगा, it has to be 8 only, 9 तो नहीं हो पाएगा, 9 से कम ही होना चाहिए, that will be 8। तो 8 plus 9 that will be equal to 17। तो we get to know that यार x plus y का maximum value will be equal to 17 only। तो भैया अगर minimum value आया था 3,
मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 भी आ सकता था, लेट इट बी, मैंने x को रखा 1, y को रखा 0, देन मेरे पास मिनिमम वैल्यू सम का 1 आ सकता है, ठीक है। वो हमारा मेन फोकस नहीं है, हमारा मेन फोकस मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर है। क्यों कि यार अगर 2 डिजिट का नंबर बना, अगर x प्लस वाई को ऐड करने पे 2 डिजिट का नंबर बना, देन दिस वैल्यू, ये तो 10th डिजिट वाली वैल्यू है ना, दैट हैज टू बी 1 ओनली। अगर 2 डिजिट का नंबर बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे ये चीज काम आने वाली है, काफी बारी ये चीज से आपका क्वेश्चन का सॉल्विंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। कि यार अगर 2 डिजिट का नंबर है, सॉरी 1 डिजिट का नंबर है, उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 2 नंबर है 1 डिजिट के, दोनों को ऐड करने से 2 डिजिट नंबर बन रहा है, तो यहां पे वैल्यू कैन बी 1 ओनली, 2 नहीं हो सकता। कैसे कि यार मैक्सिमम आप x का वैल्यू 9 रख दोगे तो y का वैल्यू 8 ही होगा, दैट विल बी 17 ओनली, 17, तो यहाँ पे 1 नहीं रहा ना, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कभी भी 20 बन जाए या फिर 21 बन जाए, 23 बन जाए, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। 2 डिजिट 2 नंबर ऐड कर रहे हो सिंगल डिजिट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप 3 सिंगल डिजिट नंबर ऐड कर रहे हो, x y z। अब 3 सिंगल डिजिट नंबर अगर ऐड कर रहे हो तो देखो, x का वैल्यू अगर आपने 9 रखा तो y का मैक्सिमम वैल्यू आप 8 ही रख सकते हो, z का मैक्सिमम वैल्यू आप 7 ही रख सकते हो, तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू कितना होगा, 24 ओनली। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू भी लेके चला तो मुझे पता चल रहा है 10th डिजिट का वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 ओनली, 24 बना बट 10th डिजिट का वैल्यू 2 ही आया। नाउ क्या यहाँ पे मैं 3 बना सकता हूँ 10th पे? नहीं बना सकता। अगर 3 नंबर ऐड हो रहे हैं सिंगल डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 3 वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्या 1 पॉसिबल होगा? क्या 1 पॉसिबल होगा 10 डिजिट में? हो सकता है, देखते हैं कैसे। मान लो आपने यहाँ पे रखा 3, यहाँ पे रखा 4, यहाँ पे रखा 5, तो 3 + 4 7 + 5 12, तो यहाँ पे 10th डिजिट पे 1 वैल्यू आ सकता है, 2 वैल्यू आ सकता है, बट 3 4 5 6 7 8 9 इट विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। आई होप सो ये बेसिक सी चीज आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन के स्टेटमेंट के ऊपर, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यार ए बी बी सी सी तीनों का सम करने पे हमें वैल्यू मिल रहा है ए बी सी का, ठीक है। और क्वेश्चन का डिमांड क्या है, a + b + e का एडिशन कितना होगा ये हमें बता दिया जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। अब ध्यान से देखना यार, मैंने a b और c तीनों को ऐड करा और ऐड करने के बाद c हो गया। ये कैसा चमत्कार है भैया, हमें भी सिखाओ ये वाला जादू कि यार हमने a + b + c करा, 3 चीजों को ऐड करने में मेरा वैल्यू c ही बन गया। अब ये कैसे पॉसिबल है कि यार यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है। 2 केसेस में पॉसिबल होगा। कैसे कि यार या तो a b का वैल्यू हो 0, a + b का वैल्यू हो 0, तो भैया अगर a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 0 है, तभी a + b का वैल्यू 0 हो सकता है ना। 0 + 0 + c विल बी इक्वल टू c ओनली, तो यार ये तो सेटिस्फाइड है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि यार अगर a + b का वैल्यू 10 बनता है, a + b अगर 10 है, तो उसके बीच में अगर मैं c को ऐड करूंगा, लेट इट बी c का वैल्यू है 2 वैल्यू है c का, तो a + b इज इक्वल टू 10, 10 + 2 विल बी इक्वल टू 12, तो यहाँ पे 2 रखा जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आई होप सो जस्ट समझ गए मैं क्या कहना चाहता था। तो अगर a + b का वैल्यू 0 हो या फिर a + b का वैल्यू 10 हो, देन c यहाँ पे और c यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज कोई भी और पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि यार अगर 0 होगा, a एंड b का वैल्यू 0 0 दोनों इक्वल हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। हमने ऑलरेडी बोला कि यार अगर डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं तो दोज विल बी हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज एज वेल, सेम वैल्यूज नहीं हो सकते। तो वी कैन से दैट a + b 0 इज नॉट पॉसिबल, सो a + b हैज टू बी 10, a + b हैज टू बी 10, ये तो हमें कंफर्म हो गया। चलो नोट डाउन कर लेते हैं, a + b इज इक्वल टू 10 फॉर श्योर, हमें पता है, ठीक है जी। अब a + b के अंदर c कितना ऐड करूं, 1 ऐड करूं, 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी ऐड करूं हर बारी सेटिस्फाई होगा ही होगा, ठीक है। चलो और बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बढ़ूं इस पर्टिकुलर चीज पे a + b + c, अब मुझे पता है यार a + b का वैल्यू ऑलरेडी 10 है, 10 के बीच में c कुछ ऐड होगा तो एक कैरी फॉरवर्ड जाना ही जाना है, ठीक है ना। a + b + c, a + b + c प्लस एक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसका वैल्यू मेरे पास बन रहा है ab, ठीक है जी, उसका वैल्यू मेरे पास बन रहा है ab। अब यार इसके आगे क्या किया जाए, कैसे मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। देखो यार अगर मैंने बात करा कि यार ए बी का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता था 10 है, ठीक है, एक कैरी फॉरवर्ड भी होना है, ये भी मुझे पता था, तो मैं ये भी कह सकता हूँ यार a + b का वैल्यू यहाँ पे 10 है, 10 के बीच में एक कैरी फॉरवर्ड हुआ तो मैंने एक ऐड कर दिया, प्लस c विल बी इक्वल टू ए बी, लिखा जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं। ए बी को चल ठीक है, ये भी समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक नंबर है 11, तो भैया आप इसको 10s एंड 1s डिजिट की फॉर्म में कैसे लिखते हो कि यार 1 है 1s डिजिट है, तो आपने यहाँ पे यूनिट डिजिट है 1 × 1 कर दिया, यहाँ पे 10s डिजिट है तो 10 × 1 कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास वैल्यू 11 बन जाएगा। सिमिलरली मान लो आपके पास 14 वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10s डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास वैल्यू कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 14। सिमिलरली अगर यहाँ पे ए बी बन रहा है तो यू कैन से इट इन द फॉर्म ऑफ 10a + b, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ
अगर यहाँ पे c प्लस 11 इज इक्वल टू 10a प्लस बी की फॉर्म में हमारे पास चीजें आ चुकी है, तो एक तो ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। इस इक्वेशन से आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, कई क्वेश्चंस में ये वाली इक्वेशन काम आएगी, कई बार नहीं आएगी, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंडेंट होगा। इसीलिए कैसे कैसे तोड़ तोड़ कर आगे बढ़ना है वो सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। एक मैंने इक्वेशन यहां से निकालने का ट्राई करा, मे बी हेल्प करे मे बी हेल्प ना करे, अलग बात है, ठीक है। और कैसे देखा जा सकता है और भी देखते हैं, थोड़ा सा इरेज कर दूं। चलो अब मेरे पास एक और चीज है कि यार यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आना ही आना है, कंफर्म है कैरी फॉरवर्ड आना। अब अगर मैं कहना चाहूं कि यार a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसके बीच में एक और ऐड हो रहा है, इसके बीच में एक, चलो इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, एक कैरी फॉरवर्ड भी था तो यहाँ पे 1 डाला। अब ए बी को मैं 10a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करूं, मैं कह सकता हूं यार बी का कैंसिल आउट हो जाएगा, सी का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 1 अगर इधर जाए a यहां पे चला जाए तो वी कैन से दैट 9a माइनस 1। अब यहां से मेरे पास इक्वेशन बड़ा स्मूथ बन गया। स्मूथ एज इन कैसे कि यार अगर मैं a का वैल्यू रखता हूं 0, अगर मैं a का वैल्यू रखता हूं 0 तो 0 प्लस 0 या 0 प्लस 10 विल बी इक्वल 10, तो b का वैल्यू 10 तो पॉसिबल नहीं है, तो a का वैल्यू 0 होना पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैंने a का वैल्यू रखा 2, अगर मैंने a का वैल्यू डाल दिया 2, तो 9 इंटू 2 18 माइनस 1 17, तो c का वैल्यू 17 भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब मुझे क्या पता चल गया कि यार a का वैल्यू मुझे यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा। अगर a का मैं वैल्यू 1 डालता हूँ तो मुझे क्या पता चला कि यार मेरे पास b का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, c का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 इंटू 1 9 माइनस 1 8, तो c का वैल्यू हमारे पास 8 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू वो पूछ रहा था, तो दैट विल बी इक्वल टू 18, तो इस तरह से मैं आंसर कर दूंगा। अदरवाइज मैं पूरा अगर लिख के दिखाना चाहूँ आपको तो a का वैल्यू मुझे कितना पता चला 1 1 डाल दिया, b का वैल्यू मुझे कितना पता चला 9, तो 9 9 आ गया, c का वैल्यू मुझे कितना पता चला 8 8, तो मैंने इन सबको ऐड करा, तो यहाँ पे बन रहा था c, मतलब यहाँ पे 8 बनना चाहिए, देन यहाँ पे b बन रहा था 9 बनना चाहिए, यहाँ पे 1 बनना है। ऐड करके देख लो 9 9 18, एक कैरी फॉरवर्ड होगा, 9 10 11 8 19, तो 198 बना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई। ये चीज भी आपके लिए समझना जरूरी है, कई बार आपका ये चीज चल जाएगा, कई बार आपका ये चीज चल जाएगा, आपको हर तरह से अटैक करना आना चाहिए, तभी आपका अपना जो फंक्शनिंग है और नए क्वेश्चंस में अडेप्ट करने का जो वे है वो बेटर हो पाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। देखो कह रहा है यार हेयर इज इक्वल टू कम्स माइनस शी, अज्यूम एस इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर प्लस एच प्लस ओ, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ यार, कम्स में से आपको शी माइनस करना है इज इक्वल टू हेयर, ठीक है जी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये नहीं आएगा कि यार अगर मैं इस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा प्ले करूं, प्ले एज इन कि यार अगर मैं माइनस वाले शी को इस साइड पे मूव कर दूं भाई, तो क्या दिक्कत है, मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगा, हेयर प्लस शी विल बी इक्वल टू कम्स। तो भैया मेरे पास सब्ट्रैक्शन में खेलना डिफिकल्ट है, सब्ट्रैक्शन में यार किसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ पे कौन सा कैरी फॉरवर्ड आएगा, कहाँ से जो है चीजें नेगेटिव में जा रही होंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बट एडिशन में काम मेरा आसान है, तो क्यों मैं अननेसेसरी सब्ट्रैक्शन में सॉल्व करूँ ना भैया। एनमैट में आ जाते हैं क्वेश्चन, कैट में ऑलरेडी आ चुका है तो दोबारा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पजल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के बन जाते हैं, आपको पता रहना चाहिए कि भाई सब्ट्रैक्शन में है तो मैं क्यों अननेसेसरी सब्ट्रैक्शन में अपना माथा पच्ची करूं। समझो, मैं डायरेक्टली एडिशन में ले जाता हूं, भैया इक्वेशन ही तो चेंज करनी है, मोल्ड करना, देखने का नजरिया बदल लो भैया। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो ना, नेगेटिव माइंडसेट के साथ क्यों जा रहा है, सब्ट्रैक्शन वाले माइंडसेट के साथ क्यों जा रहे हैं, पॉजिटिव के साथ जाओ, एडिशन करके दिखाओ, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यार हेयर में ऐड करना है मुझे शी, और मेरे पास वैल्यू बन रहा है कम्स का, ठीक है। चलो जी, फिर से वही प्रोसेस है, बट यहाँ पे एक चलो एक और एडवांटेज दे दिया एग्जामिनर ने कि हमें एस का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5, तो एस का वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी 8 दिया है तो मैं यहाँ पे इक्वेट कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यार e प्लस ई इज इक्वल टू 8 बन रहा है, यहाँ पे e प्लस ई इज इक्वल टू 8 बन रहा है, ठीक है। तो e का वैल्यू या तो होगा 4 प्लस 4 होगा तो 8 बन जाएगा। सिमिलरली इट कैन बी 9 प्लस 9 18 बन जाएगा, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कुछ भी पॉसिबल है अभी तक के लिए, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। चलो और आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखना, वही जो स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि यार यहाँ पे h है, इस h में कुछ ऐड होगा, 2 सिंगल डिजिट नंबर ऐड हो रहे हैं, e प्लस एस ऐड हो रहा है, e प्लस एस ऐड हो रहा है, ये एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसमें कुछ ऐड होगा और वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा।
एच में कुछ ऐसा ऐड होगा कि वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब एच पे कैरी फॉरवर्ड कितने का हो सकता है? मैक्सिमम 1 का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 2 ही तो सिंगल डिजिट नंबर ऐड हो रहे हैं, 1 का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर एच का वैल्यू होगा 8 में 1 का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 9 रह जाएगा, 2 डिजिट नंबर बन नहीं पाएगा। तो इसको 2 डिजिट नंबर भी बनना है, जो स्टार्टिंग में हमने फोकस किया था। तो भैया अगर इसको 2 डिजिट नंबर बन रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी होगा कि यार एच का वैल्यू मुझे 9 रखना पड़ेगा, मजबूरी हो गया। अगर एच का वैल्यू 9 रखूंगा तो 9 में एक कैरी फॉरवर्ड आएगा पीछे से कहां से? इस पॉइंट से एक कैरी फॉरवर्ड आएगा जो कि यहाँ पे 1 ऐड होगा, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा 10 का। दैट इज ओनली पॉसिबिलिटी। यहाँ पे 2 का कैरी फॉरवर्ड आ ही नहीं सकता किसी भी वे में। अगर 2 सिंगल डिजिट नंबर ऐड हो रहे हैं, उनका कैरी फॉरवर्ड कभी भी 2 नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 9 + 1 होगा तभी वो 2 डिजिट नंबर बन पाएगा, तो 1 0। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि सी का वैल्यू 1 होना कंफर्म है, ओ का वैल्यू 0 होना कंफर्म है। अब हम कह रहे थे कि यार e + e 8 के इक्वल होना चाहिए, तो आइदर इट विल बी 9 and 9 और इट विल बी 4 and 4। तो 9 and 9 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि h का वैल्यू ऑलरेडी 9 हो चुका है। तो वी कैन से दैट कि यार h का वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी 9 हो गया तो यहाँ पे भी 9 ही आएगा और कहीं h नहीं है, ठीक है। e का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट हैज टू बी 4 ओनली। तो यहाँ पे 4 4 आ गया, तो 4 + 4 8 हो गया, कोई कैरी फॉरवर्ड हुआ नहीं। नाउ यहाँ पे भी 4 आना है, सिमिलरली यहाँ पे भी 4 आना है क्योंकि वहां पे e अवेलेबल था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐड करने पे 4 आ रहा है, मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड कोई भी नहीं है, यहाँ से पीछे से कोई कैरी फॉरवर्ड आया नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 5 ऐड करना पड़ेगा। 9 + 5 14, ठीक। तो यहाँ पे अगर 14 हुआ तो 9 + 5 14, एक कैरी फॉरवर्ड ऊपर जाएगा, मजबूरी है। तो 8 + 4 12 + 1 13, तो मतलब यहाँ पे 3 का आना कंफर्म है। यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड जाएगा तो 9 + 1 10 हो जाएगा। तो 1 0 3 4 8 वैल्यू बना। r + h + o की वैल्यू मांग रहा है, r + h 5 + 4 5 + 9 14 14 + o, तो मतलब ये 0, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 5 + 9 14। आई होप सो आपको गेम समझ में आ गया होगा। r + h का + o का वैल्यू पूछ रहा था, o का वैल्यू 0 है और r एंड h का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गया 9 + 5 14 का, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। यार मल्टीप्लीकेशन में कैसे सोचा जाए, इसमें क्या बड़ी बात है, चलो देखते हैं। 1 कितना नंबर है? 3 6 8 1 2 3 4 5 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ में और कितना डिजिट? 1 3 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पे 2 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है जी। चलो अब हमें पता है कि यार 3 को किसी इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि मेरे पास जो यूनिट डिजिट है ना वो 2 का बन जाए। देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँ 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँ 9 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। 12, अब 12 के बाद में 22, 3 के टेबल में 22 तो आता नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 4 रखना मजबूरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 डाला, 3 × 4 12, तो मतलब यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा, कंफर्म है। ऑल्सो यहाँ पे चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, 2abcde into 3 इज इक्वल टू abcde 2, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर e का वैल्यू हमारे पास 4 आया तो यहाँ पे भी e का वैल्यू 4 ही आने वाला है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए इस पॉइंट पे? 3 × 1 होगा तो 3 3 + 1 4, एक कैरी फॉरवर्ड है 4 बन गया। मतलब या तो मैं इस पर्टिकुलर चीज से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वैल्यू 3 बने या 13 बने या 23 बने, तभी उसके बीच में 1 ऐड होगा और यूनिट डिजिट जो है वो 4 का बन जाएगा। तो 13 आता नहीं है 3 के टेबल में, 23 आता नहीं है, 3 ही पॉसिबल है, तो मतलब यहाँ पे 1 रखना मजबूरी हो जाएगा। 3 × 1 3 3 + 1 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, कोई कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं। ऑल्सो यार अगर यहाँ पे डी का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी डी का वैल्यू 1 ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है कि यार कोई कैरी फॉरवर्ड हुआ नहीं है, तो 1 आता नहीं है 3 के टेबल में, 11 आता नहीं है, 21 आता है, तो मतलब 3 × 7 21 होगा। अगर 21 होगा तो 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कि यार 1 यहाँ पे आया, इस जगह पे आया, तो 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लेते हैं यार, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या किया जाए? क्या, ठीक है 7 हो गया। अब अगर यहाँ पे 7 है, सी का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे भी तो 7 ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे 7 चाहिए बट 2 ऐड होने के बाद में चाहिए, यूनिट डिजिट में 2 ऐड होगा तब 7 आएगा, मतलब 5 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद में, 5 आना चाहिए। अब 5 जो है वो 3 के टेबल में आता नहीं है, 15 आता है, 25 आता नहीं है, 15 आता है, मतलब 3 × 5 15 हो जाएगा। 3 × 5 15 + 2 17, मतलब यहाँ पे 7 आया, 7 आने का मतलब क्या है? 17 था, तो यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नाउ अगर इस पॉइंट पे आया 5, इस पॉइंट पे 5 आया, मतलब b का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे भी b का वैल्यू 5 ही रहेगा, तो इट हैज टू बी 5 हियर। अब यहाँ पे अगर 5 आ रहा है बट एक कैरी फॉरवर्ड होने के बाद में 5 आ रहा है, एक कैरी फॉरवर्ड होने के बाद में अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या, ओरिजिनली 4 आ रहा होगा। अब 3 के टेबल में 4 आता नहीं है, 14 आता नहीं है, 24 आता है,
तो इसका मतलब क्या होगा यार, यहाँ पे 8 आना पड़ेगा। 3 इंटू 8 24, 24 में एक और ऐड किया 25, तो मतलब 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस पॉइंट पे। नाउ 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, तो यहाँ पे 8 5 7 1 4 2 बन गया। अब मांग रहा है डिमांड हमसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर दो, जो ऐड करके वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्रिप्टो अरिथमेटिक को सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं है। आप समझ गए होगे कि यार बड़ा स्मूथली सा चल रहा है, बस दिमाग अपना खुला रखना है, कॉमन सेंस को थोड़ा सा एक्टिवेटेड रखना है, एंड आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन आ रहा है सामने, होमवर्क क्वेश्चन को प्यार से सॉल्व करना और उसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। आंसर्स दिया करो, कमेंट्स किया करो, इंपॉर्टेंट है भैया। अगला कंटेंट अगर चाहिए भाई, दिन रात जागना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ अपने एंड से भी थोड़ा कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्रिप्शन ला दो, मेहनत कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है नो, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नो, नो में ऐड हो रहा है गन, गन में ऐड हो रहा है नो, देन वैल्यू बन रहा है हंट का। फाइंड द वैल्यू ऑफ हंट। आपको हंट का वैल्यू निकालना है कि यार इन सबको ऐड करने पे हंट का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है जी, सो दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आपको आंसर देना है कि यार फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ट्राई करूंगा रेगुलरली अपडेट कर पाऊँ, बट सपोर्ट आपका चाहिए होगा, मोटिवेटेड मुझे रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहो, लाइक करते रहो। लाइक्स जाते नहीं है, कमेंट्स जाते नहीं है, तो हमारा भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो हमें लगता है यार क्लासेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, यहाँ पे तो स्टूडेंट ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं रहे। तो प्लीज़ फोकस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए। तो दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।